सो हाय गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में। तो इससे पिछली वीडियो में हमने बात कर ली थी रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस के बारे में। तो आज हम अपने नए टॉपिक से शुरू करते हैं। तो हमारी जो ब्रीदिंग है उसको हमने बेसिकली दो स्टेजेस में बांटा हुआ है। एक होती है अपनी इंस्पिरेशन और एक होती है अपनी एक्सपायरेशन। अब इंस्पिरेशन वाली स्टेज वो होगी जहाँ जिस स्टेज में हम एटमॉस्फेयर की एयर अपने लंग्स में इनहेल कर लेते हैं, और एक्सपायरेशन वाली एयर वो होगी जो कि हमारी एल्वियोलाई से रिलीज हो जाती है और वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है। सो इंस्पिरेशन, ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, एंड एक्सपायरेशन इज विच the alveolar air is released out. Now, the movement of air into and out of the lungs is carried out by creating a pressure gradient between the lungs and the atmosphere. अब जैसे आपको पता ही होगा कि अगर किसी भी गैस की मूवमेंट होती है तो उसके लिए हमें एक प्रेशर ग्रेडियंट चाहिए होता है, मतलब प्रेशर का डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि हवा हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर तक मूव करती है। तो हम आगे यही पढ़ेंगे कि ये प्रेशर ग्रेडियंट हम क्रिएट कैसे करते हैं। Now, inspiration can occur if the pressure within the lungs is less than the atmospheric pressure. अब इसे हमें समझना पड़ेगा। जैसे हम इंस्पिरेशन कर रहे हैं, मतलब हम एटमॉस्फेयर की एयर अपने लंग्स में लेके जा रहे हैं। इसका मतलब कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर हाई होना चाहिए और हमारे लंग्स का प्रेशर लो होना चाहिए, तभी हवा बाहर के एटमॉस्फेयर से हमारे लंग्स के अंदर एंटर करेगी। तो यही लाइन हमें दी हुई है, इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स, और हमारे लंग्स वाले प्रेशर को हम इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर भी बोलते हैं, इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यही इन्होंने बताया हुआ है, दैट देयर इज नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेयर। अब सिमिलरली अगर हमें एक्सपायरेशन करनी है, मतलब हम अपने लंग्स की हवा को बाहर एटमॉस्फेयर में एक्सहेल कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे लंग्स में हाई प्रेशर होना चाहिए और एटमॉस्फेयर का प्रेशर लो होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, मतलब हमारे लंग्स का प्रेशर इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाउ द डायग्राम, now the diaphragm and a specialized set of muscles, external and internal coastal muscles between the ribs help in generation of such gradients. अब स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि ये सारा खेल प्रेशर का ही है, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस के कारण ही हम इनहेल या एक्सहेल करते हैं। अब ये प्रेशर को मेंटेन करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है। पहला आता है अपना डायाफ्राम, दूसरा आता है अपने सेट ऑफ मसल्स जो कि एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स बिटवीन द रिब्स। अब इन्हीं को हम एक बार डायग्राम से देखेंगे कि ये है क्या चीज़। अगर आप ये डायग्राम देखो तो इस डायग्राम में आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये वाला स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर हमारे लंग्स के नीचे वाली साइड पे प्रेजेंट होता है और ये ऐसे ही शेप का होता है। बाद में हम देखेंगे कि ये कैसे वेरी कर देता है प्रेशर को। दूसरी चीज हमने पढ़ी एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। अब ये हमारे रिब्स को रिप्रेजेंट किया गया इस डायग्राम में, और इसी का ये एक एनलार्ज पोर्शन हमें दिखाया हुआ है। अब जो ये ब्लैक मार्किंग है, ये वाला पोर्शन जो भी मैं मार्क कर रहा हूँ, ये पोर्शन बाहर वाली साइड है अपने रिब्स की, और इसी को हम कहते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, और ये रिब्स की आउटर बाउंड्री पे है। उसके बाद जो दूसरा आता है अपना, वो आता है अपना इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, और ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के इनर साइड पे है। आप इनके नाम से भी इनका मीनिंग जज कर सकते हो। ये रहा आपने उसकी इनर साइड पे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। और ये दोनों मसल्स ऐसी अरेंजमेंट है इनकी कि अगर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल मान लो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो हमारी चेस्ट अपवर्ड को मूव करती है, और उसके कारण हमारे लंग्स का जो भी वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है, जो कि प्रेशर को डिक्रीज कर देता है। तो आगे हम पढ़ेंगे कि ये दोनों चीजें कैसे मेंटेन करती है प्रेशर डिफरेंस। तो एक बार हम एक डायग्राम, एक वीडियो की हेल्प से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ये वीडियो है, पहले हम इस वीडियो को एक बार देखते हैं। तो इस वीडियो में आपने नोटिस किया होगा, अब अब इस वीडियो में आपने नोटिस किया कि जो अपना डायाफ्राम है, जो येलो कलर से रिप्रेजेंट किया गया है, वो नीचे को बेंड हुआ। अब उसके नीचे को बेंड होने से फायदा क्या हुआ, जब अपना डायाफ्राम नीचे को कॉन्ट्रैक्ट हुआ
तो अपने लंग्स का जो वॉल्यूम था वो इंक्रीज हो गया। वॉल्यूम इंक्रीज होने से क्या हुआ, हमारे लंग्स का जो प्रेशर था वो डिक्रीज हो गया। और अगर प्रेशर डिक्रीज हुआ मतलब कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर हाई है और हमारे लंग्स का प्रेशर लो है, इसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर की एयर हमारे लंग्स के अंदर एंटर हो गई। हमें दिख भी रहा है ये वाइट मॉलिक्यूल्स बेसिकली एयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब उसी का ऑपोजिट होगा। अब इस वीडियो में आप देख रहे हो डायाफ्राम अब ऊपर को उठा। अब इसके ऊपर उठने से क्या हुआ कि जो हमारे लंग्स का जो वॉल्यूम था वो डिक्रीज हो गया, और वॉल्यूम डिक्रीज होने से क्या हुआ, हमारे लंग्स का प्रेशर हाई हुआ। और प्रेशर हाई होने से क्या हुआ कि हमारे लंग्स में जो एयर थी वो बाहर एटमॉस्फेयर से में चली गई। तो बेसिकली ये वीडियो एक रिप्रेजेंटेशन हमें दे देता है। अब दूसरा फंक्शन हम पढ़ेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का। तो अब हम देख एक बार रीडिंग भी कर लेते हैं इसमें। नाउ इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम। अब हमने देख ही लिया विच इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक चैम्बर। वीडियो में आपने देखा जब डायाफ्राम नीचे को मूव किया तो हमारे लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। यही हमें दिया हुआ, इट इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक चैम्बर इन द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। मतलब एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस में इसने वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया। उसके बाद द कॉन्ट्रैक्शन। अब हम एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स को देखेंगे एक बार। तो अगर आप इसको इमेजिन करने की कोशिश करें कि हमारे रिब्स है, मान लो ये रिब्स है, इसके बाहर वाली साइड अपना एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, और अगर ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हमारे जो रिब्स हैं वो बाहर की तरफ मूव होते हैं, जिसकी वजह से हमारी चेस्ट बाहर की तरफ मूव होती है और हमारी चेस्ट का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। सो इसमें हम पढ़ेंगे द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स लिफ्ट अप द रिब्स and the sternum causes an increase in the volume of the thoracic chamber in the dorsal ventral axis। मतलब जो डायाफ्राम था वो अपना वॉल्यूम इंक्रीज करता था एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस में, लेकिन हमारे जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है वो वॉल्यूम इंक्रीज कर अपना डॉर्सल और वेंट्रल एक्सिस में, मतलब ऐसे साइडवेज, और एंटीरियर पोस्टीरियर मतलब इस तरह से। So the overall increase in the thoracic volume causes a similar increase in the pulmonary volume. So an increase in the pulmonary volume decreases the intrapulmonary pressure to less than the atmospheric pressure, which forces the air to move from outside to move into the lungs. That is inspiration. अब इंस्पिरेशन में हमने दो चीजें पढ़ी। एक रीजन इंस्पिरेशन का पढ़ा डायाफ्राम का कॉन्ट्रैक्ट होना, दूसरा रीजन पढ़ा हमने एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना। तो ये दोनों चीजें हेल्प करती है अपनी इंस्पिरेशन में। अब बात आती है अपने एक्सपायरेशन की। एक्सपायरेशन कैसे होती है? सो द रिलैक्सेशन ऑफ द डायाफ्राम एंड द इंटरनल कोस्टल मसल्स returns the diaphragm and sternum to their normal positions and reduce the thoracic volume and therefore the pulmonary volume. This leads to increase in the internal intrapulmonary pressure to slightly above the atmospheric pressure, causing the expulsion of air from the lungs, that is expiration. अब हमारी एक्सपायरेशन कैसे होती है? जब हमारा डायाफ्राम रिलैक्स हो जाता है, मतलब अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है, और जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो भी नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं। उससे क्या होगा, हमारा जो लंग्स का वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, और वॉल्यूम कम होने से हमारा प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो प्रेशर इंक्रीज होने से क्या होगा, हमारे लंग्स में जो एयर थी वो एटमॉस्फेयर में जाएगी। यही हमें इस पैराग्राफ में एक्सप्लेन भी किया हुआ है। Now we have the ability to increase the strength of the inspiration and expiration. हम अपनी मर्जी से भी हम अपनी इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देते हैं with the help of, अब ये इंपॉर्टेंट है, with the help of the addition muscles in the abdomen। अगर आप अभी भी खुद कोशिश करो अपने इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने, तो आपको फील होगा कि आप अपने एब्डोमेन के मसल्स को यूज कर रहे हो। तो आप इसे ट्राई भी कर सकते हो। नाउ सेकेंड पॉइंट जो अभी आएगा वो अपना फैक्चुअल पॉइंट है। ऑन एन एवरेज अ हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ्स 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। तो एक मिनट में एक एवरेज ह्यूमन बीइंग 12 to 16 टाइम्स ब्रीथ करता है। Now the volume of air involved in the breathing movements can be estimated by using the spirometer, which helps in the clinical assessments of
पल्मोनरी फंक्शंस। अब इसके बाद हम कुछ और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले ये एनसीईआरटी का ये वाला डायग्राम भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इस डायग्राम में हमें बेसिकली दिखाया गया है। तो डायाफ्राम का कॉन्ट्रैक्ट होना, इसका मतलब क्या हुआ? मान लो कि ये मेरा डायाफ्राम, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डायाफ्राम। तो कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा कि डायाफ्राम मेरा थोड़ा प्लेन हो जाएगा। पहले ये डोम शेप्ड है, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन के बाद ये थोड़ा प्लेन हो जाएगा। इसके प्लेन होने से क्या होगा, जो अपने इसके ऊपर लंग्स हैं उनको ज़्यादा जगह मिल जाएगी। ज़्यादा जगह मिलने से उनका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा और अपनी जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो अंदर की तरफ मूव कर जाएगी। यही हमें दिया हुआ कि डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जिसके कारण वॉल्यूम बढ़ा। सेकेंड पॉइंट हमने पढ़ा था एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। उसके कारण क्या होगा, जो अपने रिब्स हैं वो ऊपर की तरफ मूव करेंगे, जिसके कारण अपने थोरैसिक चैम्बर का डॉर्सल और वेंट्रल एक्सिस के अलोंग वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, जो भी सेम ही फंक्शन करेंगे, जिसके कारण हम इंस्पिरेशन कर लेंगे। अब दूसरा डायग्राम हमें एक्सपायरेशन के लिए एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वो ये आया कि अब डायफ्राम अपना रिलैक्स हो गया और आर्क अपवर्ड हो गया। मतलब पहले इंस्पिरेशन में थोड़ा प्लेन हो गया था और फिर से डोम शेप्ड बन जाएगा, जिसके कारण फिर से अपना वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, मतलब प्रेशर हाई होगा और रिब्स भी अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगे, जिसके कारण प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और वो लंग्स की एयर बाहर चलना शुरू कर देगी। तो इसके साथ ये वाला टॉपिक तो खत्म होता है, पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जो हमारा इनहेलेशन है वो एक एक्टिव प्रोसेस है, जबकि एक्सहेलेशन इज अ पैसिव प्रोसेस। अब ऐसा है क्यों? तो जब हमने इनहेलेशन की बात की, मतलब इंस्पिरेशन की बात की, तो हम उसमें यूज करें डायाफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन। और कॉन्ट्रैक्शन के लिए एक मसल को एटीपी की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए ये एक एक्टिव प्रोसेस है। जबकि जब हम एक्सहेलेशन कर रहे हैं तो हमारे मसल्स को कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही, बस जो हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए थे वो एक अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ रहे हैं, इसलिए उन्हें कोई एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसीलिए वो एक पैसिव प्रोसेस हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट याद कर सकते हो आप कि इनहेलेशन एक एक्टिव प्रोसेस होता है और एक्सहेलेशन एक पैसिव प्रोसेस होता है। तो इसी के साथ हमने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को अच्छे से समझ लिया। अगली वीडियो में हम कुछ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज के बारे में बात करेंगे और इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है।